हेलो एवरीवन। साथियों, अपनी करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में इससे पहले हम मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने मई 2025 से लेकर के और मार्च 2026 तक अभी तक कंप्लीट किया है। और अभी ये अपनी अप्रैल का करंट अफेयर्स है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो ये क्लास लगभग 1 घंटे की होगी। अगर आप इसको 2x पे देखेंगे तो आपके आराम से 30 मिनट में क्लास हो जाएगी। अगर आप इसको 1 से 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो निश्चित है कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि बीपीएससी, बिहार एपीओ, बिहार का जुडिशरी, चाहे वो बिहार एपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 72वीं बीपीएससी हो यानी कि बिहार पीसीएस की परीक्षा, या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, अभी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी या बीएसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको इसमें प्रश्न निश्चित है कि आपको मिलेंगे। इस बात की अगर आपको पुष्टि करनी है, अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है तो टेलीग्राम चैनल है मेरा @UP जुडिशरी एपीओ। जब आप इतना सर्च करेंगे लिख के और यूपी जुडिशरी सर्च करेंगे, जिसका कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप क्लिक करके उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हर एग्ज़ाम के बाद, जैसे भी बिहार में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो एडीओ में तो सारे के सारे प्रश्न अपनी इस मैगज़ीन से आए थे और इस चीज़ का वहाँ पे प्रूफ भी पड़ा हुआ है। और अभी यूट्यूब वीडियो है, तो अभी जो 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा एपीओ का बिहार में, तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे सीधे तौर पे, उसके लिए मैं अब सीधे यूट्यूब पे वीडियो बना दिया करूँगा। चलिए अब हम लोग बिना अपना समय गंवाए अपना कंटेंट शुरू करते हैं। ये कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए हम लोग अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा 5 नए ज़िले बनाने की स्वीकृति मिलने के बाद वहाँ ज़िलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब वहाँ ज़िलों की कुल संख्या हो गई है 7। 2 ज़िले पहले से थे और अब जो है 5 ज़िले उसमें जुड़ जाएंगे, 7 ज़िले हो जाएंगे टोटल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पदमुक्त करने के लिए विपक्ष द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया प्रस्ताव संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? हालांकि यह प्रस्ताव बाद में खारिज कर दिया गया था। तो ये है आर्टिकल 324 क्लॉज 5, जिसके अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों ने कौन सी नई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है? बहुत चर्चित मुद्दा रहा है, तो इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। गारो खासी भाषाओं को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा देने वाला पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है? तो ये है मेघालय। लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल के गिर जाने का मुख्य कारण किस प्रकार के बहुमत का ना होना था? तो ये है विशेष बहुमत, यानी कि सदन की कुल क्षमता का 50% और उपस्थित इसके साथ साथ जो मतदान करने वाले लोग हैं इनका 2/3। स्पेशल मेजॉरिटी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सम्राट चौधरी ने बिहार के किस क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। किस पार्टी से? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और किन 2 नेताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला? तो इनका नाम है विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव।
उस राजनेता का नाम बताइए जिसने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का कीर्तिमान स्थापित किया और 20 सालों तक शासन करने के बाद अप्रैल 2026 में अपना पद इन्होंने छोड़ा है। तो इनका नाम है नीतीश कुमार। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो ये हैं पवन चामलिंग। कहाँ के हैं ये? सिक्किम के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये अपनी रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए हम लोग बहुत इन लोगों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं कवर करेंगे। इसके ठीक बाद में अपनी एक डिटेल्ड करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ शुरू करूँगा। तो उसमें आपको जितनी भी इनसे रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दी जाएंगी। इसी के साथ साथ हम लोग उस पर भी काम करेंगे, जो अन्य हमारे जीएस के विषय हैं उनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वह कौन सा राज्य है जिसने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है? तो मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। स्कूली बच्चों के अजीबोगरीब व पुराने नामों को बदलने के उद्देश्य से किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सार्थक नामक अभियान की शुरुआत की? तो ये है राजस्थान राज्य ने ये शुरुआत की है। देश की पहली ऐसी सांसद का नाम बताएं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को क्वीर घोषित किया? तो ये है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। ये राज्यसभा सांसद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में पास हुए जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन बिल 2026 का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार को सुगम बनाना और जीवन स्तर को आसान बनाना। भारत सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का आधिकारिक लक्ष्य कब तक का रखा था, जिससे ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री ने देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया? तो ये लक्ष्य रखा था 31 मार्च 2026 तक का। आंध्र प्रदेश की इकलौती राजधानी के रूप में किस शहर को मान्यता देने का प्रस्ताव लोकसभा में पास हुआ? तो ये है अमरावती। अमरावती को अब आंध्र प्रदेश की राजधानी माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा दिया गया? तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। केरोसिन मुक्त राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस और कुछ पेट्रोल पंपों पर 60 दिनों तक केरोसिन बेचने की आपातकालीन अनुमति केंद्र ने किस नियम के अंतर्गत दी है? तो ये दिया है पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत। किस वैश्विक संस्था की रिपोर्ट यह बताती है कि प्रतिवर्ष लगभग 8.4 लाख लोग कार्यस्थल के तनाव और मानसिक जोखिमों यानी कि साइकोलॉजिकल रिस्क से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जान गंवा देते हैं? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का डेटा। और जब आप अपने मेंस के आंसर लिखेंगे तो आप इस डेटा का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवजात बच्चों के लिए किस गंभीर बीमारी की पहली दवा को स्वीकृति दी गई? तो ये है मलेरिया बीमारी। वह कौन सा देश है जिसने 2027 से एक ऐसा कानून लागू करने का फैसला किया है जिसके तहत 2008 के बाद जन्मे लोगों के लिए आजीवन तंबाकू उत्पाद खरीदना प्रतिबंधित होगा? तो ये देश है कौन सा? ये देश है ब्रिटेन। कैश फॉर जजमेंट मामले में महाभियोग का सामना कर रहे किस न्यायाधीश ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया? तो इनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस लीला गिल को किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अंतरिम सीईओ का पदभार किस महिला अधिकारी को सौंपा गया है? तो इनका नाम है नीतू रामरा। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के नए वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो इनका नाम है अशोक लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इनका नाम है श्रीकांत वेलामा कन्नी। श्रीकांत वेलामा कन्नी ये कौन है? ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष हैं, नए चेयरमैन हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो इनका नाम है राजेश कुमार अग्रवाल। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए निदेशक मंडल में किसको शामिल किया गया है? तो इनका नाम है राजेश कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं, हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, उनका इस पद पर कौन सा कार्यकाल होगा? तो यह है तीसरा कार्यकाल। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस पड़ोसी देश में भारतीय उच्चायुक्त बनाकर भेजा गया है? तो इनको भेजा गया है बांग्लादेश में, बांग्लादेश का उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। अमेरिका के प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर रिसर्च पद के लिए भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक का चयन हुआ है? तो इनका नाम है दीप जरीवाला, दीप जरीवाला। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है संजय खन्ना। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और सीएमडी कौन है? इनका नाम है संजय खन्ना। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ की कमान किसने संभाली है? तो इनका नाम है विनय मुरलीधर टोनसे। यस बैंक, विनय मुरलीधर टोनसे। एयर इंडिया के उस सीईओ का नाम बताएं जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे दिया। तो इनका नाम है कैंपबेल विल्सन। पीजीसीआईएल का नया सीएमडी किसे बनाया गया है? यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इनका नाम है वस्सीराम मोहन बुरा। वस्सीराम मोहन बुरा, वंशीराम मोहन बुरा। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं। तो इनका नाम है धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। उप प्रमुख क्यों बनाया गया? देखिए, उप प्रमुख का मतलब है प्रमुख से एक पोस्ट नीचे, क्योंकि सेठ वेठ टाइप के आदमी हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अगर प्रश्न आता है तो इससे आप रिलेट करेंगे इसको। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में केंद्र सरकार ने किसे चुना है? तो इनका नाम है वीर विक्रम यादव। भारत के प्रमुख एयरलाइन इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है विलियम वॉल्श। विलियम वॉल्श नाम है इनका, इंडिगो। कैसे याद किया जाए? इंडिगो जो कलर होता है वो होता है हल्का सा नीला, नील को बोलते हैं इंडिगो। अब जैसे आप वॉल पे अपने पेंट करवाएंगे तो किस कलर का करवाएंगे? इंडिगो से मिलता जुलता। भारत न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 5 अरब अमेरिकन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2026 में जारी आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 के लिए भारत की वैश्विक जीडीपी रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की जो रैंकिंग रही है वो रही है 6ठी। पहली रैंकिंग किसकी रही है? पहला रैंक किसका था? यूएसए का था। दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, बस आपको पहला और दूसरा याद रखना है। चौथा जापान, 5वां यूके और 6ठा इंडिया। ये स्किप कर देना है आपको। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सालाना टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली सहकारी संस्था कौन सी बन गई है? तो ये है कौन सी? GCMMF यानी कि अमूल। सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च मामले में भारत और अमेरिका का कौन सा स्थान रहा है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है और भारत 5वें स्थान पर रहा है। अमेरिका के प्रतिष्ठित आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में भारत के किस सैन्य अधिकारी को जगह दी गई है? तो ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारत ने किस देश के साथ रेलोस यानी कि पारस्परिक रसद सहायता विनिमय रक्षा समझौते को लागू किया है, जिससे दोनों देश एक दूसरे की ज़मीन पर 3000 सैनिक तैनात कर पाएंगे? तो आर से आप समझिए ये रशिया, रेलोस रशिया।
नौसैनिक कमांडरों के सम्मेलन नेवल्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, सुसान कॉयल ने किस देश ने अपनी सेना की प्रथम महिला मुख्य प्रमुख नियुक्त किया है? सुसान कॉयल को किस देश ने अपनी सेना की प्रथम महिला प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु चलाया? तो ये चलाया है सिक्किम में। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड आईएनएस तारागिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, फ्रिगेड आईएनएस तारागिरी। इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? तो ये है प्रोजेक्ट 17A के तहत। जैसे किसी भी आप स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड का नाम आएगा तो आप इसमें प्रोजेक्ट 17A ही लगाएंगे, ठीक है। ये नीलगिरी क्लास का युद्धपोत है। ये मैंने आपको जो पहले की क्लासेस, जो लंबी लंबी क्लासेस है, यानी कि 2 घंटे 1.5 घंटे वाली, उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया, प्रोजेक्ट 17A के बारे में, और ये फ्रिगेट्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और आगे की क्लासेस जब हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इस मंथ के करंट अफेयर को, तो यहाँ पे मैं आपको सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस देता चलूँगा। भारतीय नौसेना में शामिल की गई देश की तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका नाम है आईएनएस अरिदमन। नौसेना को हाल ही में सौंपा गया एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस मालवन किस क्लास यानी किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये है अभय क्लास से संबंधित है। ये एंटी सबमरीन युद्धपोत है आईएनएस मालवन। किससे संबंधित है ये? तो ये है अभय क्लास से संबंधित। कैसे याद किया जाए? देखिए, वन की बात हो रही, जंगल की बात हो रही है। जंगल में भाई ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को भय लगेगा, तो उनको बचाने के लिए एक अभय क्लास का हम कुछ बनाएंगे। सैन्य अभ्यास INSLN डाइव एक्स 2026 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? तो ये है श्रीलंका। अब आप देखिए, इसमें SL है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, अपने उत्तर तक पहुँच सकते हैं, श्रीलंका। कोई भी ऐसा सैन्य अभ्यास आएगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज जो उसमें वर्ड्स होते हैं उसको आप देखने की कोशिश करिएगा। भारत एक दशक के बाद लगभग एक दशक के बाद चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 28 से 31 मई 2026 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आगामी चौथे भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इसका थीम है आइए स्पिरिट, यानी कि नवाचार, लचीलापन, समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी। IA स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रिजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पर्व पुथांडु वास्तव में क्या है? ये वास्तव में तमिल नववर्ष है, तमिल का न्यू ईयर है। ये वर्ष 2027 में होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो ये चुना गया है ताशकंद, उज्बेकिस्तान को। रोहित शर्मा को पछाड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो स्मृति मंधाना। देखिए, बेहद चौंकाने वाला प्रश्न है और इसको आपको अपने दिमाग पे रखना है। देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने हेतु केंद्र सरकार ने किस नए प्राधिकरण की स्थापना की है? तो ये है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OGAI। अगर कोई फुल फॉर्म वगैरह ऐसा आता है OGAI, तो आप याद रखिएगा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शतरंज का प्रतिष्ठित फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। 48 सालों से चले आ रहे राष्ट्रीय रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए किस भारतीय धावक ने
42.195 किलोमीटर, मैराथन महज 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरी की। तो इनका नाम है सावन बरवाल। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में किन प्रमुख खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें क्रिकेट और हॉकी को शामिल किया जाएगा और 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसका मेजबान शहर कौन है? तो ये भारत है। और भारत में भी कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। साइकिल चलाते हुए माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का कीर्तिमान रचने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? इनका नाम है दिव्या सिंह। बहुत ही दिव्य शक्तियां हैं इनके अंदर भाई। बिना हाथ पैर होने के बावजूद वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की पहली ऐसी तीरंदाज चैंपियन बनने का इतिहास किसने रचा है? तो इनका नाम है पायल नाग। अब देखिए, बिना हाथ पैर यानी कि पैर नहीं है इनके, तो पैर नहीं है तो पायल ना, मतलब पायल नहीं पहन पाएंगी और नाम इनका क्या है? पायल नाग। किसी भी तरीके से आपको याद रहे, मेरा यही प्रयास है कि आप एग्जाम में इसको कर पाएं। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो ये है कर्नाटक। हाल ही में पेशेवर बैडमिंटन को अलविदा कहने वाली ओलंपिक और विश्व चैंपियन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी? तो ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। कैरोलिना मारिन स्पेन की खिलाड़ी थी। अप्रैल 2026 में AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, तो इसकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो डोपिंग उल्लंघन होते थे उसके कारण बैन किए गए ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की संख्या में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो देखिए ये भारत है। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह ने जीता है और महिला वर्ग में नवनीत कौर ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2026 में पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स की ट्रॉफी किन खिलाड़ियों ने जीती है? तो जो मियामी ओपन की, मियामी कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका में। पुरुष एकल किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। ठीक है, पुरुष एकल जीता है जैनिक सिनर ने और महिला एकल आर्यना सबालेंका ने। इसको जैनिक देखिए लिखा है इंग्लिश में, इसको जैनिक पढ़िएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी गुरजंत सिंह को उनके करियर के दौरान किस प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी गुरजंत सिंह को उनके करियर के दौरान किस प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने किस दिग्गज पूर्व ऑलराउंडर के सम्मान स्वरूप जर्सी नंबर 12 को रिटायर कर दिया? तो ये हैं आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल के सम्मान में इस जर्सी को रिटायर कर दिया है। वह कौन से भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक हैं जिन्हें WWF नेशनल अवार्ड 2026 से नवाजा गया है? इनका नाम है एन अलीप यूसुफ। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, यानी कि पर्यावरण क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, एक तरीके से कुछ और भी पुरस्कार हैं जैसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ हो गया, गोल्डमैन पर्यावरण, ये सब मतलब बहुत बड़े पुरस्कार हैं। किन महिला पर्यावरणविदों को समूह को प्रदान किया गया है ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार? तो ये इतेरो तानशी, बोरिम किम, सारा फिग, बोरिंग किंग, वियोलिना
रेका मार्टबॉब, अलाना अकाल हरले, युवेलिस मोरालेस ब्लैंको। ठीक है, वो सारे अजीबोगरीब नाम हैं, जितने आपको वहाँ पे अजीब नाम मिलेंगे आप सारे पे वो लगा के चले आना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2026 के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आर्थर लॉ, यंग ग्लोबल लीडर आर्थर लॉ। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है साध्वी सतीश शैल। कृषि क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। उत्कृष्ट सेवा के लिए किन दो राज्यों के पुलिस बलों को राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो यह है बिहार पुलिस और उड़ीसा पुलिस। लगातार 14वीं बार स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित होने का गौरव किसे मिला है? तो यह है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स अवार्ड किसको मिला है? तो यह है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स की विश्व रैंकिंग 2026 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति का खिताब किसके पास है? तो यह है गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? तो यह है गौतम अडानी। फिर से पूछा गया है कि ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह है एलन मस्क। इसके बाद लैरी पेज, गूगल के सह संस्थापक, और तीसरे पे हैं जेफ बेजोस यानी कि अमेजॉन के संस्थापक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है वर्कला, केरल। अगला प्रश्न है, भारत के उस पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसे 27 अप्रैल 2026 को लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर भेजा गया? तो इसका नाम है विक्रम-1। भारत के दूसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम के तहत प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल की है। यह रिएक्टर कहाँ स्थापित है? तो यह रिएक्टर स्थापित है कलपक्कम, तमिलनाडु में। PFBR के संदर्भ में क्रिटिकलिटी प्राप्त करने का तकनीकी अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को सुरक्षित रूप से आत्मनिर्भर हो जाना। इस महत्वपूर्ण प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो यह है IGCAR। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के उद्देश्य से फ्रांस ने अपने सरकारी कंप्यूटरों को अमेरिकी विंडोज से हटाकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट करने का फैसला किया है? तो यह है लिनक्स। इसरो द्वारा हाल ही में किया गया IADT-02 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 परीक्षण किस आगामी अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है? तो ये है गगनयान से संबंधित। इसरो ने मिशन मित्रा, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन पहल की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश से की है? तो इन्होंने लद्दाख से शुरू किया है। नासा के महत्वाकांक्षी आर्टेमिस 2 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो चंद्रमा की परिक्रमा ये करने वाला पहला मानव मिशन है। ओलंपिक पदक विजेता टीम के सदस्य रहे गुरबख्श सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था हॉकी से।
अगला प्रश्न है, रघु राय किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती थे? तो ये प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। वरिष्ठ राजनेता नादे नादेंडला भास्कर राव नादेंडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवरतन अग्रवाल का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस ब्रांड से था? तो बीकाजी ब्रांड से था। एन रामचंद्रन पूर्व में किस प्रमुख खेल संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये विश्व स्क्वाश महासंघ के और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। मार्क मोबियस दुनिया भर में अपने किस पेशे के लिए विख्यात थे? तो ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर थे जो दुनिया भर में विख्यात थे। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का 5 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वह मूल रूप से किस देश के मिसाइल डिजाइनर थे? तो ये रूस के मिसाइल डिजाइनर थे। दिग्गज गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में किन प्रमुख सम्मानों को पाया था, या किन सम्मानों से इनको नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हो गया। उनका राजनीतिक सफर किस दल से जुड़ा था? तो ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया। कारगिल युद्ध के दौरान उनके शौर्य के लिए उन्हें कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला था? तो उन्हें महावीर चक्र मिला था। असम के दिग्गज फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा का निधन हो गया। उन्हें राज्य सरकार ने किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो असम सौरभ पुरस्कार। भारतीय मूल के नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस मशहूर टेक्सटाइल ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपाल सिंघानिया का निधन हो गया? तो ये रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। शेखा झील पक्षी विहार को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब तक 12 ऐसे रामसर साइट्स हैं जिनका देखिए सारा ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेटा। 20 अप्रैल 2026 को किस देश में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके तुरंत बाद तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई? तो यह है जापान। गहरे समुद्र के जीवों के संरक्षण के लिए भारत ने किस रेफरल सेंटर को अपना पहला राष्ट्रीय भंडार यानी कि फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी घोषित किया? तो यह है भावसागर। यह रेफरल सेंटर कहाँ है? तो ये केरल के कोच्चि में स्थित है। भावसागर केरल के कोच्चि में स्थित है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में एक किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया। ये किस देश के हवाई द्वीप पर स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि नगर ने एक नए इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया। यह किस जिले में आता है? तो ये आता है पश्चिमी चंपारण में। और वहीं पे आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर पूर्वी चंपारण हो गया, बिहार के उत्तर और पश्चिमी हिस्से में है ये। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चिउटाहा और गनौली क्षेत्र में किस विशेष पक्षी या जानवर के लिए एक नवनिर्मित संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गिद्ध के लिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए में वहाँ पे क्या है, चिउटाहा और गनौली क्षेत्र है। तो उसमें किसका संरक्षण केंद्र बनाया गया है? तो गिद्ध का संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो ये भारत के 99 रामसर स्थल हैं। तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए। अभी जब आपको मैं जून वाली मैगजीन दूंगा तो उसमें सारे अपडेटेड होंगे जून तक के।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत का वह कौन सा राज्य है वर्तमान में जहां सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो ये है यूपी। किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों समूहों को छोड़ने का आधिकारिक ऐलान किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया? तो ये होगी बिश्केक, किर्गिस्तान में। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप देख रहे होंगे ये कंटेंट हिंदी में है और इसी के साथ ही इंग्लिश में है। अब मेरी नज़र दोनों पे पड़ रही है, तो क्या होता है कि कभी कभी जब आप दोनों कंटेंट देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर चलिए ठीक है। ब्रिक्स देशों के डिप्टी विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की अप्रैल 2026 की बैठक कहाँ संपन्न हुई जो बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त हो गई? तो देखिए ये ब्रिक्स की बात हो रही है और उसके जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं और जो विदेश दूत हैं उनकी बैठक की बात हो रही है। तो कहाँ संपन्न हुई है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुई और वहाँ किसी ने अपने दिल की बात नहीं कही और सब बिना किसी कंक्लूज़न के वो समाप्त हो गई। कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP33 की मेज़बानी का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। यह सम्मेलन मूल रूप से किस वर्ष प्रस्तावित था? तो यह 2028 में प्रस्तावित था। अप्रैल 2026 में भारत ने UNECO-SOC यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत किन 4 निकायों के चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की? तो ये है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, गैर सरकारी संगठनों पर समिति और कार्यक्रम और समन्वय समिति। फिर नेक्स्ट देखते हैं UNECO-SOC की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति में किस भारतीय राजनयिक को पुनः निर्वाचित किया गया है? तो प्रीति सरन यहाँ पे पहले थी और दोबारा इनको वहाँ पे निर्वाचित कर दिया गया है। कैसे इसको याद करवाया जाए? देखिए जब आर्थिक और सामाजिक की बात होती है तो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जो जूझ रहा होता है उसे हम लोग शरण देते हैं, उसे हम लोग शेल्टर देते हैं। तो देखिए प्रीति सरन। अप्रैल 2026 में किस अफ्रीकी देश में आतंकियों और विद्रोहियों के समन्वित हमलों जिसमें कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा हुआ, रक्षा मंत्री की हत्या भी कर दी गई के बाद भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? तो किस देश की बात हो रही है? माली की बात हो रही है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला कानून हाल ही में किस देश ने पारित किया? तो यह है तुर्की है। लेकिन अगर 15 की जगह पे 16 आ जाए, अगर 16 वर्ष आ जाए तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे पहला एयर टैक्सी स्टेशन किस खाड़ी देश द्वारा आरंभ किया गया? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। 14 अप्रैल 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी एशिया के सैन्य संघर्ष के कारण भारत के 25 लाख लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। रिपोर्ट का क्या नाम है? मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये है इस रिपोर्ट का नाम, UNDP की रिपोर्ट है ये। हंगरी में हुए 2026 के आम चुनावों में किस नेता की राजनीतिक पार्टी ने जीत हासिल की? तो ये है पीटर माघियार की राजनीतिक पार्टी ने वहाँ जीत हासिल की है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रैल 2026 में आयोजित बेनतीजा शांति वार्ता का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये शहर है इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। शुरुआती शांति वार्ता विफल होने के उपरांत
किस देश ने ईरान के सभी बंदरगाहों और वहाँ से निकलने वाले जहाज़ों की सख्त नोकबंदी कर दी? तो ये यूएसए ने की है। अंततः किस देश की मध्यस्थता के चलते ईरान और अमेरिका के बीच 2 सप्ताह के सीज़ फायर पर सहमति बनी? तो ये पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ। होर्मुज जल डमरूमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए यूएनएससी में लाए गए प्रस्ताव पर किन देशों ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो ये चीन और रूस ने किया है। ईरान के किस इलाके में क्रैश हुए F-15E फाइटर जेट के पायलट को रेस्क्यू करने के अभियान में अमेरिका के 2 HC-130J विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए? तो ये है इस्फहान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 20,000 से अधिक नाविक एक युद्ध क्षेत्र में फंस गए। यह संकट मुख्य रूप से किस जल क्षेत्र में पैदा हुआ और यह किन देशों से घिरा है? तो यह संकट फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में उत्पन्न हुआ। यह खाड़ी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई के साथ साथ ओमान से घिरी हुई है। यूएस, इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान किन देशों ने अपने आर्मी चीफ सहित 3 से अधिक अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया? तो यूएसए ने ऐसा किया है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच किन यूरोपीय देशों ने इजरायल जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस या ओवरफ्लाइट पूरी तरह से रोक दिया? तो स्पेन और फ्रांस ने ये कदम उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में हथियारों की होड़ की आशंकाओं के बीच किस देश ने अपने रक्षा बजट में 42% का इजाफा कर इसे 1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव अपनी संसद को भेजा? तो कोई भी अगर आपको ऐसा बड़ा डिसीजन दिखेगा, कोई आपको लगेगा कि कोई सनकियों वाला डिसीजन ले रहा है, तो आप उसमें यूएसए लगा दीजिएगा अगर आपको नहीं आंसर आ रहा है तो। किस यूरोपीय देश ने एक नया कानून लागू किया है जिसके तहत युवा पुरुषों को देश छोड़ने यानी कि 3 महीने से ज़्यादा अवधि के लिए अगर वो देश छोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले सशस्त्र बलों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा? तो ये देश है जर्मनी। हिटलर का नाम आपने सुना होगा और आप इसको हिटलर से रिलेट कर पा रहे होंगे। भारत ने ग्रीन पार्टनरशिप पहल के तहत अप्रैल 2026 में किस देश को 90 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की? तो ये मॉरिशस को ये बसें प्रदान की गई हैं। उखराल न्याम ओसोर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार के नए राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है मिन आंग ह्लाइंग। 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये है इंडोनेशिया। और दुनिया में अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। इससे पहले भी आपको ऊपर ये बात मैं बता चुका हूँ। और 15 वर्ष पूछा जाए तो तुर्की है। किस पड़ोसी देश में नई सरकार बनते ही वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये है नेपाल। 1890 के दशक की मशहूर ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण हाल ही में 167.2 करोड़ रुपए में बिकी है, जो किसी भारतीय कलाकृति की सबसे बड़ी कीमत है। यह किस महान चित्रकार की रचना है? तो यह रचना है राजा रवि वर्मा की। अब हम लोग देख लेते हैं अप्रैल मंथ के प्रमुख दिवस और थीम्स। तो 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह है राजस्थान स्थापना दिवस। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935। आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी क्रम से कि क्या क्या हुआ था उस समय। नहीं याद है तो अभी आप इसको शॉर्ट में देख लीजिए, हम लोग इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है यानी कि उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को भारत में नया फाइनेंशियल ईयर भी प्रारंभ होता है। वहीं 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का महत्व है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि खनन कार्य सहायता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है।
5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए साथ मिलकर विज्ञान के साथ खड़े हों। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसंस डे, यानी कि विश्व पार्किंसंस डे। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती, और उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, यानी कि सत्य में और शोध किए जाने की आवश्यकता है। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल सन 1919 को यह घटना हुई थी। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। वहीं 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम क्या है? इस दिवस की थीम है अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का पोषण। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे। 16 अप्रैल को ही हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है, सेव द एलिफेंट डे। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? निदान और देखभाल का पहला कदम। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? मजबूत आदतें, मजबूत लीवर। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया जाता है। वहीं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम है मलेरिया को ख़त्म करने का संकल्प अब हम कर सकते हैं और अब हमें ही करना होगा। वहीं 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को ही अप्रैल का जब आखिरी शनिवार पड़ता है तो उस दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम क्या है? पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के रक्षक। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसका थीम क्या है? आईपी और खेल, तैयार शुरू नया करें। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। इसी के साथ हमारे अप्रैल मंथ का जो ये रिवीजन वीडियो है ये ख़त्म होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए काम करूं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपनी बातों को ज़रूर रखिए। एक्टिवली इस चीज़ को देखिए। अगर आप इतना पैसिव होकर इस चीज़ को देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और आप इसमें कमेंट करके आप अपनी बात ज़रूर रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं मई के वीडियो में।